हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें बताया था प्रसव क्या होता है, और ठीक है, प्रसव के बाद कौन सी समस्याएँ होती हैं, और प्रसव के बाद क्या महिला को समस्याएँ होती हैं और उससे क्या निदान है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा भी है। आज हम बताएँगे उसके MCQ टाइप क्वेश्चन कराएँगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो, जो हमारा सिलेबस है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है जनरली। एक पार्ट है सोशोलॉजी का, ठीक है, एक पार्ट सोशोलॉजी का है, और एक हमारा है मेडिकल डिपार्टमेंट से, यानी कि जिसके ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी लिया था, और जो भी लड़की या जो फीमेल कैंडिडेट होम साइंस ली थी या एनएम वगैरह की थी, तो उनके लिए अलग सा सिलेबस है। तो हमारा जो सिलेबस जनरली 2 चीज़ों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गर्भावस्था में जो प्रसव हुआ था उसके बाद कौन कौन से प्रॉब्लम होती हैं, उसके क्या क्या MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है। ऑप्शन ए है चैडविक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी है गुडेल्स चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी हेगर्स चिन्ह, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो योनिक श्लेष्मा की नीला या जामुनी रंग मलिनीकरण हो जाने का जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा चैडविक चिन्ह। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ए चैडविक चिन्ह। आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसको एक कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिए और उसका बारी बारी से रिवीजन करते रहिए। इससे आपकी चीज़ें जो हैं ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और आपके रन में रहेंगी और आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिखाई देगा, मैं कहीं दूसरी जगह से क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूँ, मैं बुक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेकर आता हूँ आपके समकक्ष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए है चमकीला, ऑप्शन नंबर बी है ईंट के रंग जैसा लाल, ऑप्शन नंबर सी है भूरा लाल, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, जो प्लेसेंटा, तो आप यहाँ पर आंसर बताएंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया का रंग कैसा होता है। मैं आपको बता दूं, जो प्लेसेंटा प्रीविया में योनि द्वारा स्रावित रक्त का रंग जो होता है वो चमकीला लाल होता है तथा इसके दौरान प्रायः पेट में मरोड़ या दर्द नहीं होता है। ठीक है, मरोड़ या दर्द नहीं होता है। यह मुख्यतः गर्भावस्था के तीसरी माह में होता है। जो ये देखने को मिलता है ये गर्भावस्था के तीसरे माह में मिलता है, यानी कि 3rd ट्रिमेस्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चमकीला लाल। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCG का स्रोत क्या है। HCG का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सिनसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी एमनियोन, ऑप्शन नंबर डी हमारा है कोरियन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखो, जो ECG का फुल फॉर्म होता है वो होता है HCG का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, HCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गैंडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह SC का एक प्लेसेंटल हार्मोन है। कहने मतलब ये क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन होता है जो आरंभिक रूप से सिनसिटियोब्लास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहने का मतलब है जो ये हार्मोन होता है ये सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है। गर्भ परीक्षण के दौरान इसे हार्मोन का परीक्षण माता के रुधिर व मूत्र से किया जाता है। कहने मतलब जो परीक्षण होता है वो माता की हार्मोन का जो रुधिर या मूत्र से, उसके रक्त या मूत्र से इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसका जो सूचक होता है ट्रोफसिन ट्रियोप्लास्ट का, उससे क्या होता है, ऐसे पता चलता है कि माता क्या है, गर्भवती है। तो HCG का जो स्रोत होता है और सिनसिटियोट्रोफोब्लास्ट होता है, इसे माता के गर्भवती होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या रहा है, मिलान करने वाला है सूची ओ को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पे कुछ श्रेणी दी हुई है हमारी साइड की, उनको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे ऑप्शन ए है हमारा एंड्रॉयड श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ऑप्शन बी है गायनिकोइड श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी है एंथ्रोपॉइड श्रेणी, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्लेटीप्लाइड श्रेणी। तो आप किसको क्या करना है, मैच करना है। तो आपको यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड श्रेणी को हम किससे मिलाएंगे, एंड्रॉयड को जो होती है वो त्रिकोणी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सेकंड से हो जाएगा। ठीक है,
और फिर गाइनोकोइड श्रेणी जो हमारी है इसका हो जाएगा गोल होती है ये, तो एक गोल से हो जाएगा। फिर एंथ्रोफ्रोइड श्रेणी जो होती है ये होती है एंथ्रोफ्रोइड श्रेणी होती है ये होती है एंटेरियर पोस्टेरियर ओवल, इसका थर्ड का 4 से हो जाएगा। और लास्ट वाला बचा पेल्टीप्लेराइड श्रेणी, तो इसका हो जाएगा ट्रांसवर्सली श्रेणी। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, पहले का दूसरा यानी पहले का दूसरा यहाँ भी देखने को मिल रहा है, फिर बी है बी का तीसरे से, तो बी का तीसरे से भी यहाँ भी देखने को मिल रहा है, फिर सी का 4 से, तो सी का 4 से, या तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंट्रापर्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय। जो इंट्रापर्टम भ्रूण होता है हमारा उसकी निगरानी में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसमें जो ऐसा कोई एक तरीका है जो नहीं होता है, वो कौन सा तरीका है। ऑप्शन नंबर है हमारा भ्रूण की खोपड़ी उत्तेजना परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण के रक्त का नमूना, ऑप्शन नंबर डी है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये नहीं होता है, बाकी ये 3 चीज़ होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माता द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को निम्न क्या कहा जाता है। कहने का मतलब अगर माता गर्भवती है और उसके पेट में बेबी है और हलचल कह रहा है, तो उस हलचल को हम क्या कहते हैं। हमने पीछे वीडियो डिस्कस किया था कि अगर कोई बेबी है गर्भावस्था में पेट के अंदर है तो हाथ पैर चलाता है, कुछ मूविंग करता है, तो उसे हम बोलते हैं कुकिंग बोलते हैं। यानी कि अगर पैर चला रहा है तो पैर चलाना को बोलते हैं किक करना, ठीक है। तो किक करना तो उसे बोलते हैं किक किया, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कुकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी देखने को मिल जाएगा, कुकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसको भी आप रट लीजिए, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय। जो प्रसव पीड़ा होती है, ठीक है, उसमें तमाम सारी विशेषताएं होती हैं, इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो शामिल नहीं है। हमारी है गर्भाशय ग्रीवा को काटना, ऑप्शन नंबर बी है हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, ऑप्शन नंबर सी है उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, या ऑप्शन नंबर डी है योनि रक्त का तेज स्राव। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखो गर्भाशय गिरा जो होता है प्रसव पीड़ा के दौरान, इसमें गर्भाशय ग्रीवा को काटा जाता है, ठीक है। हर 3 से 5 मिनट में संकुचन होता है, इसका संकुचन भी होता है, ये भी ठीक है। उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा ये सही होगा, इसमें तेज रक्तस्राव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रैनिंग निम्न में क्या होता है। जो क्रैनिंग होती है कौन सी प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए है प्रसव पीड़ा का पहला चरण, ऑप्शन नंबर बी है प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, ऑप्शन नंबर सी है प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, या ऑप्शन नंबर डी है प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। तो यहाँ पर आप बताएंगे आंसर की क्रैनिंग क्या होता है, ठीक है, क्रैनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। जो क्रैनिंग होती है वो प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रकार की वस्तु जिसमें भ्रूण को नितंब श्रेणी इनलेट में उपस्थित होते और भाजक को त्रिकस्थ होती है उसे कहा जाता है। एक प्रकार की परिस्थिति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रेणी इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्ती होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है ब्रीज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है नी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर डी है फुटलिंग प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो परिस्थिति होती है नितंब की उसे हम बोलते हैं ब्रीज प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, ब्रीज प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। प्रसव पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं किसी सिवाय किसी के। जो प्रसव पीड़ा होती है उसमें सभी कारक होते हैं, इसमें से एक गलत दिया है, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर है संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इकिस्मिया, ऑप्शन नंबर बी अप्रभावी सेडेशन, ऑप्शन नंबर सी है फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, या ऑप्शन नंबर डी है फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग। मैंने पेरिटोनियल भी बताया था, सर्वाइकल भी बताया था और मायोट्रियल भी बताया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, अप्रभावी सेडेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाव और भ्रूण के सिर अवरोहण के समय सामने आलेखित किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियम,
ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पार्टोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है वाइटल ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रसोपीड़ा। तो मैंने बताया था कि पार्टोग्राम टाइप में होता है, उसमें देखा जाता है कि ग्रीवा फूड का आरोहण समय क्या है, वैसे ग्राफ चलता रहता है ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें देखा जाता है, उसे हम पार्टोग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, पार्टोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है। जो प्रसव पीड़ा होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो सिर जिसे प्रसूत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है फ्लेक्सियोन, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटेंशन, या ऑप्शन नंबर सी है अबडक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्सटेंशन, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न उपयोग करके की जाती है। जो प्रसव की अनुमानित गणना है हम किस यूज का यूज करके करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैकडोनाल्ड का नियम, ऑप्शन नंबर बी है नेजल का नियम, ऑप्शन नंबर सी है नाइन का नियम, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा डॉन का सूत्र। तो यहाँ पर इसको रटने वाली चीज़ है, जो प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना की जाती है और नाजल के नियम से की जाती है, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मितली और उल्टी आमतौर पर गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, उसे क्या कहा जाता है। जब मदर एक प्रेग्नेंट होती है और उसका जो प्रेग्नेंट पीरियड होता है वो 4 या 6 वीक तक होता है, तो उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर उसको उल्टी आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होती है एमेनोरिया, ऑप्शन नंबर बी है मॉर्निंग सिकनेस, या ऑप्शन नंबर सी है ग्लेक्टोपोजिस, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रारंभिक लक्षण। देखो, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको मॉर्निंग में क्या होता है, उल्टी सा फील होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है वो मॉर्निंग में उठती है 3 या 4 या 5 या 6 बजे 7 बजे, तो उसे क्या होता है, उसे उल्टी लगती है, उसे मितली आती है, उसे वमन होती है, उसे वॉमिटिंग होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, मॉर्निंग आ रही है तो उसे बोलेंगे मॉर्निंग सिकनेस। जो चीज़ भाई मॉर्निंग में हो रही है तो उस मॉर्निंग सिकनेस बोलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देखने सही से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, मॉर्निंग सिकनेस, क्योंकि उसे मॉर्निंग में क्या हो रही है, सिकनेस हो रही है, बीमारी हो रही है, उल्टी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति सामान्य औसत सीमा है। जो गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर है हमें 80 से 120 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 100 से 200 बीट्स पर मिनट, या ऑप्शन नंबर सी हमारा 110 से 160 बीट्स पर मिनट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 180 से 200 बीट्स पर मिनट। तो यह ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। आप इसको रट लीजिएगा, कहीं पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक महिला के जिसमें एक बार भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंचे उसे क्या कहते हैं। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर बी है पेरिटी, या ऑप्शन नंबर सी है नल्ली पारा, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रीमी पारा। तो उसे प्रीमी पारा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो देखो, ये चीज़ें आपको थोड़ा लैंग्वेज और थोड़ा ये सब्जेक्ट आपको कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें जो मेडिकल लाइन होती है वो काफ़ी टफ मानी जाती है। ऐसा नहीं है जो सोशियोलॉजी सब सिलेबस दिया है अपने सिलेबस में वो भी कठिन है, ठीक है। क्योंकि आपने देखो ग्रेजुएशन में अगर सिलेबस दिया होगा तो छोटी छोटी सीरीज़ें पढ़ी होंगी, अवध या विवेक की जो सीरीज़ आती हैं उससे आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो मैंने देखो पहले थ्योरी कराया है और लगभग सब टॉपिक के MCQ टाइप क्वेश्चन करवाए हैं। तो ठीक है, आप थ्योरी कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कितना, आप देखो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको 100 नंबर का है टोटल, ठीक है। तो आपको अगर 60 नंबर आप ले आए, 60 नंबर अगर आप ले आए तो आपका सिलेक्शन तय है, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था UP SSC का मुख्य सेविका का, सॉरी UPNHM का, उसमें टोटल 90 to 100 पोस्ट थी और जब कटाप गई थी 44 गई थी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कितना लाना है, आपको केवल 60 नंबर लाना है, बस इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्देशित पोषण सप्लीमेंट क्या है। जो प्रारंभिक गर्भावस्था होती है उसमें सप्लीमेंट क्या यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर डी है फोलिक एसिड। आपने देखा होगा कि वहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होती हैं और जो गर्भवती महिलाओं को एक आयरन की गोली देती हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके शरीर में रक्त की कमी ना होने पाए। तो उसमें क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फोलिक एसिड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लोकिया रुब्रा का रंग होता है। एक लोकिया रुब्रा एक होता है
फीमेल में पार्ट, उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए भूरा, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है पीला एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सफ़ेद। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी लाल होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और रटते रहिए, आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसव उत्तर काल कहा जाता है? जो प्रसव के बाद कितने सप्ताह को क्या कहा जाता है? प्रसव उत्तर काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 सप्ताह, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10 सप्ताह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बी सही हो जाएगा, 6 सप्ताह। देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रटने वाली होती हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ उनको रटने वाली चीज़ें होती हैं जो रट के लिख जाती हैं, उसका एग्ज़ाम में आपको करना है। बस यही आपको क्या करना है, 2693 पद हैं, उसमें से केवल आपको एक सीट के लिए फाइट करना है, बाकी 2692 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपको हम करा रहे हैं इसको कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपकी चीज़ें ज़्यादा दिन तक रन में रहेंगी और आपको रिविज़न करने से आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मेकोनियम अभिरंजित लिकर में एमनोटिक द्रव का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है थोड़ा हरे रंग सा, ऑप्शन नंबर बी है पानी जैसा रंग, ऑप्शन नंबर सी है सफ़ेद या ऑप्शन नंबर डी है हमारा लाल रंग। तो यहाँ पर जो उसका रंग देखने को मिलता है एमनियोटिक द्रव का, वो होता है थोड़ा हरे रंग सा, थोड़ा हरा रंग होता है उसका, मेकोनियम अभिरंजित लिकर बोलते हैं उसे। ठीक है, और हल्का हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, थोड़ा हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रसव पीड़ा के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के घटकों में सभी शामिल हैं सिवाय, इसमें 3 ऑप्शन सही दिए हुए हैं और एक गलत दिया हो, आपको छांटना है कि इसमें ऐसा कौन सा है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीटोसिन का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय मसाज या ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा की डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी है कच्छ पालन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है आपको देखने को मिलेगा, इसका उपयोग नहीं करते, बाकी इस तीनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कच्छ पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसव पीड़ा के दौरान निम्नलिखित में से किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाता है? कैसे प्रशासित किया जाता है? अंतःशिरा से प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बोलस, ऑप्शन नंबर बी है इंट्रावेनस इन्फ्यूशन या ऑप्शन नंबर सी है फास्ट पुश या ऑप्शन नंबर डी अंतर्पेशीय। तो यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एपिसिओटोमी के निम्न के दौरान किया जाता है। जो एपिसिओटोमी होती है उसमें क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है प्रसव पीड़ा की शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी है प्रसव पीड़ा का पहला चरण, ऑप्शन नंबर सी है प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण या ऑप्शन नंबर डी हमारा है प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण। तो मैंने ये क्वेश्चन अभी मैंने इसी वीडियो में कराया है क्वेश्चन नंबर, और बार में फिर से इसलिए रिपीट हो गया क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार प्रथम प्रसव पूर्व भेंट की जानी चाहिए। जो प्रथम प्रसव पूर्व हो वो भेंट क्या की जानी चाहिए, उसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 सप्ताह का गर्भधारण, ऑप्शन नंबर बी है गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर, ऑप्शन नंबर सी है गर्भधारण के 14 सप्ताह के भीतर या ऑप्शन नंबर डी है गर्भधारण के 20 सप्ताह के भीतर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी देखने को मिल जाएगा, गर्भधारण के 20 सप्ताह के भीतर। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें आपको रटना ही पड़ेगा, उनका कोई इसके अलावा सलूशन नहीं है, क्योंकि आप अगर पढ़ने चलेंगे तो इतनी मोटी बुकें हैं आपकी प्रसव से रिलेटेड कि उसमें कम से कम नहीं तो आपकी 100 पेज की एक बुक बन जाएगी प्रसव से रिलेटेड। ठीक है, तो इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतना एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कुछ चीज़ें आप रट लें, लिख लें और उसको बारी बारी से रिवीजन करते रहें। जब रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। आपको एग्ज़ाम केवल निकालना है, एग्ज़ाम में टॉप करने के मत सोचिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है, नौकरी लेना है, बस काम खत्म। बाकी आपको दुनिया भर से कोई मतलब नहीं है, चीज़ें रटने से होगी ऐसा नहीं, रट लीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे से कर लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो लेबर रूम का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए? जहाँ पे मदर जो होती है उसकी डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, वहाँ का टेम्परेचर जनरली क्या होना चाहिए? ठीक है, तो वहाँ पर जो लेबर का टेम्परेचर होता है वो लगभग 26 से 28 या 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमारी होनी चाहिए 40 से 70%, यानी कि जो वहाँ का ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी को इंग्लिश हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है उसका तापमान जो होता है वो कितना होता है? ये 40 से 70 के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हो जाएगा, 26 से 28
डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, गर्भवती महिला को टेटनस टोक्सोइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल चाहिए। जो दो टेटनस टोक्साइड के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनके बीच के कितना अंतराल होना चाहिए समय का, होता है ऑप्शन नंबर ए कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है कम से कम 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी है कम से कम 4 सप्ताह एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा कम से कम 12 सप्ताह। तो यहाँ पर आंसर जो मिलता है कम से कम 4 सप्ताह के बीच में हमारा अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्भवती महिला का श्वसन दर कितनी होती है। जो गर्भवती महिला होती है उसका नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 12 से 16 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 12 से 20 प्रति मिनट, या ऑप्शन नंबर सी है 18 से 24 प्रति मिनट, या ऑप्शन नंबर डी है 20 से 24 प्रति मिनट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी होगा 12 से 20 प्रति मिनट होता है। कितना होता है, 12 से 20 प्रति मिनट होता है। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में देखने को ना मिल जाए कि गर्भवती महिला की जो श्वसन दर होती है, जो पल्स रेट होती है वो कितनी होती है। क्योंकि देखो सांस लेती है जो 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार लेती है सांस, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पल्स, नॉर्मल रिस्पायरेटरी पल्स या रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेटोस्कोप से फेटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। जो फेटोस्कोप होते हैं उसे फेटल हार्ट जो साउंड होता है उसे कितनी दिन के बाद सुना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 12 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है 20 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 24 सप्ताह एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 32 सप्ताह। देखो 20 सप्ताह के बाद जो होता है हल्का साउंड सुनने को मिलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः फेटल हार्ट रेट कितनी होती है। जो फेटल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 60 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 60 से 100 से 120 प्रति मिनट, या ऑप्शन नंबर सी है हमारा 120 से 160 प्रति मिनट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 160 से 180 प्रति मिनट। तो यहाँ पर आप जो फेटल हार्ट रेट जो होती है वो हमारी होती है 120 से 160 प्रति मिनट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही देखने को मिलेगा, सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। जैसे प्रसव होना है तो उससे पहले कुछ जांचें होती हैं, और कौन कौन सी जांचें होती हैं। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर, HCG मैंने बताया था HCG भी। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन, और दूसरा है थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर या यूरिन शुगर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा है हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड HPL। देखो हम जो करते हैं उसमें करते हैं हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, ठीक है, यूरिन की जांच करते हैं, शुगर की जांच करते हैं, यूरिन एल्बुमिन, इन तीनों की जांच करते हैं प्रसव से पूर्व, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताने नहीं वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कि सामान्य प्रसव होता है तो वहाँ महिलाओं का कितना रक्त बह जाता है, कितना रक्तस्राव होता है, ठीक है, ml में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है, कि सामान्य प्रसव में जो महिलाओं का रक्त होता है कितना बह जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल के अनुसार नाल प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है, बेबी का जब नाल काटा गया तो अगर उसको फेंकना है तो उसको हम कहाँ फेंकेंगे, किस थैली में फेंकेंगे। कहीं बाहर रोड पे थोड़ी ना फेंक देंगे, ऐसी जगह नहीं फेंकते हैं, तो उसको कहाँ पर फेंकेंगे। जो उसके नाल होता है बेबी का, अगर उसको काटा जाए तो कहाँ फेंका जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीली थैली, ऑप्शन बी है लाल थैली, ऑप्शन सी काली थैली, या ऑप्शन नंबर डी हमारी नीली थैली। उसको हम फेंकते हैं पीली थैली में। पीली थैली में इसलिए फेंकते हैं कि जो पीला चिन्ह होता है वो संक्रमण का निशान माना जाता है, इसीलिए हम उसको पीली थैली में फेंकेंगे। इसलिए फेंकेंगे क्योंकि अगर संक्रमण हो, हाँ, लोगों को पता चलेगा कि हाँ नाल से संक्रमण हो सकता है, क्योंकि वो पीली थैली में पड़ा हुआ है। बाहर से देखने को अगर किसी आए बंदा तीसरा तो देखे तो समझ जाए कि हाँ ये संक्रमण वाला कोई तत्व इसमें रखा है, पदार्थ रखा है, या कोई टूल है, इसलिए पीली थैली में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रसव उत्तर बांधीकरण पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए। 12 घंटे से 7 दिन तक ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे से 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी 72 घंटे से 7 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा, 24 घंटे से 7 दिन तक ये देखने को मिलता है। फिर हमारा है
सीओटोमी डॉट डॉट के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रसव का पहला चरण, ऑप्शन नंबर बी है प्रसव का दूसरा चरण, या ऑप्शन नंबर सी है प्रसव का तीसरा चरण, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई के नहीं। ये देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्या मतलब क्वेश्चन में इसकी आने की चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रसव का दूसरा चरण। क्या हो जाएगा? प्रसव का दूसरा चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो उसे हम क्या बोलते हैं? नौलीपारा। ऑप्शन नंबर बी नल्ली गर्भिडा, ऑप्शन नंबर सी है प्रीमी पारा, या ऑप्शन नंबर डी है पार्चुरेंट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो देखने को मिलता है नलीपारा। क्या होता है? नलीपारा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नलीपारा, ठीक, जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है। कौन सा है पेप्टाइड हार्मोन? ऑप्शन नंबर है लेप्टिन, ऑप्शन नंबर बी है रिलैक्सिन, या ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोल, या ऑप्शन नंबर डी है PAPPA। क्या है? PAPPA। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा होता है रिलैक्सिन का हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है जो गर्भावस्था के कार्पस ल्यूटियम द्वारा निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन। देखो आपको हम इतना क्वेश्चन करा रहे हैं, इसको आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए अच्छे से, ठीक, और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको शायद ये क्वेश्चन सही ना जा रहे हों, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है इसी जो कभी मेडिकल लाइन में जो लड़कियां मेडिकल लाइन में रही हैं वो थोड़ा बहुत जानती हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी ली थी, ठीक है, उनको ये चीज़ें थोड़ा अटपट लग सकती हैं और लग सकती हैं, उनको कठिन लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा कुछ सिलेबस लॉन्ग नहीं है। आप मेहनत करके पढ़िएगा। अभी एग्ज़ाम दूर है, एग्ज़ाम के भी डेट का छोड़ ही दीजिए, अभी शॉर्ट लिस्ट का डेट नहीं आया है ना, तो शॉर्ट लिस्ट कितना लोगों का हुआ है ये भी कोई अभी लिस्ट नहीं आई है। तो इससे अच्छा हम आपको बता रहे हैं कि आप अच्छे से करिए एग्ज़ाम की तैयारी। आपको एग्ज़ाम निकालने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि इसमें बहुत कम कंपटीशन है। जो फीमेल कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, केवल मेल कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया है, केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं। इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े रंजकता को कहा जाता है। जो गर्भावस्था होती है चेहरे में थोड़ा सूजन आ जाती है, रंजकता आ जाती है, उसको क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए है लीनिया लिग्रा, ऑप्शन नंबर बी है स्टाइल गर्भिडा, ऑप्शन नंबर सी क्लोसोमा, या ऑप्शन नंबर डी है कैप्टा मेडुसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो सी हो जाएगा, चेहरे की रंजकता को क्लोसेमा कहते हैं, क्लोसेमा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? RCH चरण फर्स्ट के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवा किसके? ऑप्शन है गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, ऑप्शन नंबर बी है NANM या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच प्रावधान, या ऑप्शन नंबर सी है सुरक्षित अस्पताल या घर का प्रसव प्रावधान, या ऑप्शन नंबर डी है प्रसव काल के बाद 3 जांच का प्रावधान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NM चिकित्सा द्वारा अधिकारी द्वारा 10 न्यूनतम जांच का प्रावधान ये होता है। ठीक है, आप देखो मुख्य सेविका बनने जा रही हैं, आपके अंडर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती काम करेंगी, उनके अंडर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाली महिलाएं होती हैं उनके प्रसव संबंधी जो बीमारियां होती हैं या प्रसव रिलेटेड जो उनकी समस्याएं होती हैं, इनका निदान आपके हाथों में होना है। इसीलिए यहाँ पर जो लेडीज़ों को नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर मेल वर्करों को नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि जो एक फीमेल होगी वो ज़्यादातर इन दिक्कतों का सामना कर चुकी होगी या उसको फेस कर चुकी है या फील कर चुकी होगी। इसलिए आपका जिम्मेदारी या देखो चैप्टर में आपके पहले ही दिया गया था मुख्य सेविका की भूमिका में जिम्मेदारियाँ, क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, ऐसा सिलेबस में भी दिया है। इसलिए आपसे अच्छा कोई बेहतर चीज़ को नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए? तो प्रसव पूर्व क्लिनिक होती है, यानी कि डिलीवरी से पहले क्लिनिक में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए है छठा महीना, ऑप्शन नंबर बी है 7वां महीना, या ऑप्शन नंबर डी 8वां महीना, या ऑप्शन नंबर 9 है डी है 9वां महीना। देखो जो प्रसव पूर्व क्लिनिक होती है इसे आपका 9 मंथ बाद बेबी होना है तो आपको 8वें मंथ में ही जाना होगा, ठीक है, ना कि 7वें मंथ में, ना तो 6ठे मंथ में सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 8वें महीने में जाना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 8 मंथ में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं किसके सिवाय? इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है। कौन है? ए माता स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, ठीक है, माता के साथ आने वाले 5 वर्ष से कम आयु बच्चे की देखभाल करना। देखो जो प्रसव पूर्व जो महिला होती है उसका कहना करना चाहिए, उसको स्वास्थ्य रखना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, ठीक है, आने वाली कौन समस्याएं हैं उसको देखना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ का उसका देखभाल रखना चाहिए। इसमें एक चीज़ है जो किशोर गर्भावस्था, ये
थोड़ा अलग है, क्योंकि किशोर गर्भावस्था दूसरी चीज़ होती है। बाकी देखो मात की रक्षा करना, सब चीज़ में देखभाल करना है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये सबसे अलग लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है। ऑप्शन ए है पेट, ऑप्शन नंबर बी है नाभि की निचली सीमा, ऑप्शन नंबर सी है पश्च उरोस्थ के ठीक नीचे, ऑप्शन नंबर डी है पश्च उरोस्थ के स्तर के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा। और देखने को मिलता है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष जो होता है वो नाभि की निचली सीमा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं सभी सिवाय। इसमें 3 सही 1 गलत दिया हुआ है। कौन सा है? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए है स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज़ सुनी जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी है कंकाल क्लेशीकृत है। ऑप्शन नंबर सी आंखें बंद रहती हैं और शरीर तेजी वृद्धि जो तेज़ हो जाती है, लाइटनिंग होती है। तो इसमें जो भ्रूण तिमाही होती है इसमें देखने को मिलता है लाइटनिंग नहीं होती, बाकी इन सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी स्थितियों में HCG के सकारात्मक परीक्षण करेगा सिवाय किसके करेगा? ऑप्शन नंबर है गर्भावस्था, ऑप्शन नंबर बी है अस्थानीय गर्भावस्था, ऑप्शन नंबर सी है वेसिकुलर मोल या ऑप्शन नंबर डी है हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात। ये देखो वेसिकुलर मोल भी सही होता है, गर्भावस्था भी होती है, ये भी होता है, केवल हिस्टो जो होता है हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात ये चीज़ नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मात्र एंटीबॉडी का संचरण उदाहरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर है सक्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है देहद्रव्य प्रतिरक्षा या ऑप्शन नंबर डी है हार्ड प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा देखने को मिलेगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्स इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रेणी क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप योनि म्यूकोसा का बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे डाडर के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था जिसके रूप में जाना जाता है। वहाँ पर एक चैडविक संकेत होता है, चैडविक साइन होता है, उससे मलिनीकरण होता है। जो रंग होता है योनि का वो बैंगनी रंग का हो जाता है, उसे हम चैडविक संकेत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा, चैडविक संकेत। पहला क्वेश्चन मैंने भी यही करवाया था चैडविक संकेत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भनाल में होता है ऑप्शन ए 1 धमनी और 1 नस, ऑप्शन बी है 2 धमनियाँ और 1 नस, ऑप्शन सी है 2 धमनियाँ और 2 नस या ऑप्शन नंबर डी है 1 धमनी और 2 नस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 धमनियाँ और 1 नस। क्या हो जाएगा? 2 धमनियाँ और 1 नस। एक गर्भनाल में क्या होता है? 2 धमनी होती है और 1 नस होती है। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भ्रूण की सबसे पहली सक्रिय हरकत है जिसे माँ सबसे पहले समझती कहा जाता है। जो भ्रूण की हरकत होती है उसे माँ सबसे पहले जान पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो जब भ्रूण अंदर बेबी पेट के अंदर होता है तो हाथ पैर चलाता है, मूव करता है, माता उसको फील करती है कि मेरा बेटा अंदर या बेटी मेरी अंदर मूव कर रही है और पैर चला रही है, पैर डुला रही है, तो उसे हम किक बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के हम बोलेंगे कुकिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे? कुकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंगेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी लाइटनिंग या ऑप्शन नंबर सी इंटरनल ब्लैकमेंट या ऑप्शन नंबर डी हमारा कुकिंग है। तो यहाँ पर कुकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉट डॉट का उपयोग करके प्रसव की अपेक्षित तिथि की गणना की जाती है। डॉट डॉट का प्रयोग करके प्रसव की अपेक्षित तिथि की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वुड का सूत्र, ऑप्शन नंबर बी नेगले का सूत्र, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट का सूत्र या ऑप्शन नंबर डी हमारा जॉनसन का सूत्र। यहाँ पर हो जाएगा नेगले का सूत्र द्वारा गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखो 50 क्वेश्चन की सीरीज आपके पास साथ लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है, हम अगला वीडियो लेकर आएंगे और मेरा वीडियो रहने वाला जो है वो रहेगा प्रसव के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक दिखे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, शुक्रिया।